जी नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। वैसे चुनाव का समय भी है। 10 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी को अपने सरकार के काम पर वोट मांगने चाहिए थे, लेकिन देश में कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं। आज मैं अपने स्टूडियो में हूं, घर का स्टूडियो भी है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तकरीबन 10 दिनों से हमने इस चैनल पे काम करना शुरू भी किया है और अभी जो भी कुछ कंटेंट है हमारे साथ, अभी तो जैसा हम सबको मालूम है चुनाव का समय भी है, तो कंटेंट तो हमारे चुनाव से संबंधित ही है। और चुनाव डेमोक्रेसी के लिए एक महापर्व होता है, महाउत्सव होता है। हम अपने वोट से सरकार को चुनते हैं कि हमें देश में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। विगत 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी भारत में, अब 2024 का चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी को तो अपने काम पे वोट मांगने चाहिए। उनका मुद्दा क्या है, उनका मिशन क्या है, ये भारत की जनता को कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका उद्देश्य क्या है सरकार चलाने का, ये सभी दिशा भ्रम की ओर हम जा रहे हैं। और इसी से संबंधित जब पहले दौर की हम वोट का आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले दौर में वोटिंग का जो गिरावट रही है 2019 में 69.9% वोट हुआ था 2019 में पहले फेज में, जहां कुल 102 सीटों पे चुनाव जो हुआ था। और अब भी 2024 में अगर हम आकलन करें तो 65.3% पे हुआ गया, यानी गिरावट 4.6% कम वोटिंग 2019 के मुकाबले में हुआ। तो अगर हम 2019 के मुकाबले में कम 4.6% अगर देखते हैं, तो अगर वोटिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 102 सीट पे जहां चुनाव 2019 में हुई थी, जहां मतलब पहले फेज में 2019 में अगर 102 सीट पे जहां चुनाव हुआ था, मैं आपको एक आकलन बता दूं। नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, और वहाँ नॉर्थ सेंट्रल है, इसके बाद ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, यूनियन टेरेटरी। इन जगहों पे 102 सीट पे चुनाव जो हुआ था 2019 में, और ठीक 102 सीट पे जो 2024 में चुनाव हुआ, उनके 16 करोड़ मतदाता थे। और अगर 4.6% की कम वोटिंग, अगर हम इसको सेंसेक्स में निकाले, प्रतिशत में निकाले, 16 करोड़ मतदाता में से 76 लाख मतदाता ने इस बार अपना मत नहीं डाला। हम इसको किस संदर्भ में देखें, अगर चुनाव के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत भारी गिरावट नज़र पड़ती है। अब ये गिरावट किस ओर जाएगी, भारत के राजनीतिक संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में अगर देखें तो इसका आकलन हम किस तरह से करेंगे, ये तो हमें 3 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम अनुमानतः इस आकलन को अगर देखते हैं तो हम पाते हैं छोटी सी अगर संदर्भ को हम इस व्याख्या के रूप में देखें तो यहाँ हमको लगता है कि 2019 के संदर्भ में देखें तो 76 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। जैसे नॉर्थ सेंट्रल में 6.5% कम वोट रहा। नॉर्थ सेंट्रल जहाँ राजस्थान आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, और ये सभी स्टेट भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग सेक्टर में है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। और यहाँ मत का गिरावट किस ओर इशारा कर रहा है हम आप सभी जानते हैं। यानी इतने मतदाता ने मत अपना नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, या तो वो सरकार से नाराज़ है, सरकार के कामकाज से वो नाराज़ है, सरकार की गतिविधि से वो नाखुश दिखते हैं। जिस आशा पे उन्होंने 2019
में वोट डाला। 2014 में भारी संख्या में उन्होंने वोट डाला, एक लहर था मोदी का। उसके संदर्भ में अगर देखें 2024 में तो 4.6% कम वोटिंग ये दर्शाता है कि सरकार से अब सत्ता से, शासन से जनता का जो रिलेशन है वो कमोबेश इशारा करता है कि चिंताजनक है। इसके बाद हम देखें तो अगर पिछली विधानसभा में जहाँ राजस्थान और अभी लोकसभा में जो राजस्थान में जो कुछ सीट पे वोट हुए 18% का गिरावट आया। विधानसभा और लोकसभा अभी जो 4-5 महीने चुनाव हुआ था उसमें 18% का गिरावट आया है। इसको भी हम देखें तो हम क्या देखते हैं, मोदी जी अपनी घोषणा पत्र में क्या जाहिर करते हैं, वो कुछ देश को बताते नहीं। कभी मंगलसूत्र पे चुनाव को ले जाते हैं, कभी मुस्लिम पे चुनाव को ले जाते हैं। जब अमेरिका में जाते हैं मोदी जी तो उनसे पूछा जाता है कि भारत में मुसलमान कितने सुरक्षित है, तो मोदी जी का ये जवाब होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोगों के लिए काम किया जाता है। फिर अगर चुनाव का समय होता है तो मोदी जी बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमान से भयभीत करते हैं। तो ये मोदी जी कहना क्या चाहते हैं? अभी कहते हैं कि 75 वर्षों में भी एक विकास नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी विकास की कोई गतिविधि देश को बताते नहीं है। मोदी जी किस ओर ले जाना चाहते हैं देश को, ये हम सबको देखना है आने वाले चुनाव में। कल 26 अप्रैल को भी दूसरे चरण का मतदान होगा। वहाँ क्या स्थिति रहती है ये भी जानना हमें ज़रूरी है, इसको भी देखना अगर ज़रूरी है। अगर यही रुझान रहा तो शायद लगती है कि खामोश चुनाव जो 2024 की होने जा रही है, साइलेंट इलेक्शन जिसको कहा जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत ये चुनाव की लहर जा रही है। और इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसके कहीं ना कहीं रिलेटेड फेवर में ये चुनाव अभी तक के आकलन के मुताबिक जाता हुआ दिख रहा है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ज़रूर हम लोग वोट डालें, और सरकार अगर हमारे हित में काम नहीं कर रही है, एक और इंडिया ब्लॉक के जो घोषणा पत्र है उसमें हम सभी लोगों ने देखा भी है, जाना भी है कि घोषणा पत्र हमारी जनता से रिलेटेड घोषणा पत्र है, और इसको हम लोग ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। जब मतदाता आए, मतदाता के पास जब उम्मीदवार आए तो उनसे हम ज़रूर ये पूछें कि हमारे लिए आपके घोषणा पत्र में और हमारे लिए लोकल बेसिस पे आप क्या काम करना चाहेंगे। और इन सारी बातों को अब तो हमें खोज खबर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि केवल हम वोट डालते जाए और केवल वोट डालने का ही हम जनता का काम रह जाए। हम जनतांत्रिक देश में ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उसको सरकार को ये ज़रूर सवाल करें सरकार से। और हमारी सरकार, हमारे पार्लियामेंट्री होते हैं, हमारे एमपी होते हैं, हमारे जो जिला के सांसद होते हैं वो होते हैं, उनके द्वारा हमारी आवाज़ को संसद में, दिल्ली में, पूरे देश में पहुंचाया जाता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। इसीलिए दोस्तों, प्यारे मतदाता भाइयों, ये चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है, और इस चुनाव में हम अपनी जानकारी को एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें और अपने उम्मीदवार से अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें, उनसे उनकी विचार को भी सुने, और हमें प्रतिबद्ध होकर उनसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर जीत के जाएंगे तो हमारे लिए आप लोकल इशू पे क्या करेंगे। सेंट्रल इशू का तो घोषणा पत्र है, वह तो जो सरकार बनेगी वो हमारे लिए क्या काम करती है उनका तो एक एजेंडा आया है, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, क्षेत्र का विकास ही होता है। जैसे हम बीसपी से हैं तो हमने जो 28 पंचायत को तकरीबन कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में उसका जो विश्लेषण किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि बीसपी एक नीरस जगह है, जहाँ टू लेन नहीं है, जहाँ कोई एक अच्छा सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे हम कृषि प्रधान ब्लॉक में रहते हैं, हमारी कृषि की आजीविका है, पलायन यहाँ घर घर से है, पलायन कैसे रुके, छोटे छोटे उद्योग पे कैसे काम हो, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कैसे हो, हमारे व्यापार के लिए इनक्यूबेशन सेंटर कैसे स्थापित हो,
इन सब की जानकारी हमको साझा करनी चाहिए। और इन तमाम बातों के साथ मैं अपने छोटे से स्टूडियो में अब इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगा। इसी के साथ आप सबको एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।